राजर्षी शाहूंचा वारसा जपणाऱ्या कोल्हापूरला द्वेषमूलक हिंदुत्वाची प्रयोगशाळा बनू देऊ नका, कोल्हापूर वाचवा, कोल्हापूरचा वारसा वाचवा, असं आवाहन ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक अशोक वानखेडे यांनी केलं. ते कोल्हापुरात आयोजित व्याख्यानात बोलत होते. राजर्षी छत्रपती शाहूप्रेमी नागरिक विचार मंचच्या वतीनं ज्येष्ठ पत्रकार अशोक वानखेडे यांच्या संविधान आणि लोकशाही या विषयावरील व्याख्यानाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. इतिहास संशोधक इंद्रजित सावंत यांनी वानखेडे यांचं चित्रमय शाहू चरित्र देऊन स्वागत केलं. अशोक वानखेडे यांनी व्याख्यानाच्या सुरुवातीला देशात सध्याच्या पद्धतीनं कारभार चालू आहे, त्यातून एक हुकुमशाही चेहरा जन्म घेत असून आता दुसऱ्या स्वातंत्र्याच्या लढाईची गरज असल्याचं सांगितलं. यदि यही लोकतंत्र है, यही प्रजातंत्र है, तो फिर एक बार आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र और प्रजातंत्र ऐसा ही चलेगा. इस प्रजातंत्र और लोकतंत्र में एक तानाशाही चेहरा सामने आ रहा है, उसने जन्म ले चुका है, वो पौधा बढ़ रहा है. यदि सही समय पे उस पौधे को उखाड़ के नहीं फेंकोगे तो ये विषैला वृक्ष जब बड़ा होगा तो उसके बाद ना प्रजातंत्र रहेगा, ना लोकतंत्र रहेगा, ना संविधान रहेगा, ना आपके अधिकार रहेंगे. क्या हम मनुस्मृति वाले दिनों में जीने के लिए तैयार है? ये सवाल मैं आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूं. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीमध्ये केलेल्या बदलांमुळे निवडणूक आयोग निष्पक्ष राहिला नसल्याचं वानखेडे यांनी सांगितलं. यदि चुनाव आयोग ऐसा है तो निष्पक्ष चुनाव कैसे? और निष्पक्ष चुनाव नहीं है तो फिर लोकतंत्र कहां? और जब लोकतंत्र ही नहीं है तो फिर संविधान कहां? इसीलिए हर उस संवैधानिक जो क्षेत्र है, जो जहां ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वहां असंवैधानिक लोगों को बिठाया गया है. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या भाषणांमधून स्वतःच्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यापेक्षा काँग्रेसचाच जाहीरनाम्याबद्दल अधिक बोलतायत. पण काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात ज्या गोष्टी नाहीत त्यावरच मोदी बोलतायत असं त्यांनी नमूद केलं. आपको आपका मैनिफेस्टो क्या है, घोषणा पत्र क्या है, यह बताने की हिम्मत नहीं होती. क्योंकि 2014 में जो लब्बाजी आपने की, जो झूठ का पुलिंदा आपने लोगों के सामने थमाया, 2019 में उससे बड़े सपने वाला पुलिंदा समाया. अब 2024 में उससे भी बड़े सपना लेके आए हो. लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि 2014 का क्या हुआ भाई साहब, 2019 का क्या हुआ भाई साहब. पहले उसकी बात करें. तो फिर आपने अपना घोषणा पत्र छोड़ के दूसरे के घोषणा पत्र पे बात करें. और यदि दूसरे का घोषणा पत्र भी बात करनी हो तो उस घोषणा पत्र को पढ़िए आप. उस घोषणा पत्र में जो कमियां हैं उजागर कीजिए. लेकिन ये तो मत बताइए जो उस घोषणा पत्र में है ही नहीं. ये तो मत बताइए कि हिंदू के घर के महिलाओं का मंगलसूत्र खींच के मुसलमानों के घर दिया जाएगा. ये तो मत बताइए कि आपके पास 4 फ्लैट है तो उसमें से 3 फ्लैट खींच के आपको किसी अल्पसंख्यक को दिए जाएंगे. ये तो मत बताइए कि आपके घर में जमीन हो तो जमीन का बंटवारा अल्पसंख्यकों में किया जाएगा. ये कहाँ लिखा है? भ्रष्टाचारी नेत्यांचं गळ्यात माळा घालून भाजपमध्ये स्वागत केलं जात असेल तर ही कसली भ्रष्टाचाराविरुद्धची लढाई, असा सवाल वानखेडे यांनी उपस्थित केला. संविधान अडचणीत असल्यामुळं देश अडचणीत आहे आणि देशाच्या अडचणीला भाजपची आर्थिक नीती कारणीभूत असल्याचं सांगत अशोक वानखेडे भारताची कोणत्याही क्षणी श्रीलंकेसारखी अवस्था होईल अशी भीती व्यक्त केली. आज संविधान खतरे में है, देश खतरे में है. और देश इसलिए खतरे में है कि किसी भी देश की उन्नति उसके आर्थिक नीतियों से मानी जाती है. आज मैं जब बोलता हूं, आज याद रखिएगा मेरे शब्द, किसी भी दिन हम लंका होने जा रहे हैं. सुबह उठेंगे आप, पेट्रोल के लाइनें लगेगी पेट्रोल पंप पे और देखते देखते आग भड़क जाएगी और पता पड़ेगा कि हमारे पास पैसे ही नहीं है. 2014 तक देश के ऊपर मात्र 54 लाख करोड़ का कर्जा था. आज ये देश 205 लाख करोड़ के नीचे दब चुका है. 54 से 205 लाख करोड़. पिछले बजट में मेरे सरकार ने, मतलब हमारी सरकार ने जितनी कमाई की, जितना इनकमिंग है, जितना रिसिप्ट है, जितने पैसे है, उससे 52% हम सिर्फ ब्याज अदायगी में और इंस्टॉलमेंट देने में दे रहे हैं. बचे हुए 48% में हम देश चला रहे हैं 1 साल के लिए. आप स्वयं सब अपना घर चलाते हैं. आप इमेजिन करिए आपके तनख्वाह का 52% यदि आप ब्याज में दोगे तो फिर आप घर के चलाओगे. और जिस प्रोजेक्शन से पैसा लिया गया है और जो हिसाब अभी देना है आगे 2027-28 का जो बजट आएगा, कैलकुलेशन है इसके,
ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। जब 2027-28 का बजट आएगा तो हमारी जितनी रिसीट होगी वो टोटल 100% ब्याज और इंस्टॉलमेंट में जाएगी और ये देश 2027-28 का बजट 100% डेफिसिट होगा। कोल्हापूरमधील सामाजिक ऐक्याला धक्का पोहोचवणाऱ्या घटना गेल्या काही वर्षांमध्ये घडत आहेत। याकडे उपस्थितांचं लक्ष वेधत वानखेडे यांनी कोल्हापूरला द्वेषमूलक हिंदुत्वाची प्रयोगशाळा बनवू देऊ नका असं सांगत इथला वारसा जपण्याचं आवाहन केलं। क्योंकि बीजेपी में इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं। वो सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं। आपसे मत लेते हैं, आपको सिर्फ कर्जा देते हैं, उत्पीड़न देते हैं, राम का नाम थमा देते हैं, कोई मंदिर थमा देते हैं, किसी की मस्जिद गिनवा देते हैं। आपके प्रश्न उनके प्रश्न नहीं हैं, क्योंकि उनका प्रश्न सत्ता में लगातार बना रहना है। उनका प्रश्न इस समाज को एक नए चाल में ढालना है। और एक कोल्हापुर मैं बता रहा हूँ आपको, एक कोल्हापुर महाराष्ट्र में एक प्रयोगशाला बन के उभर रहा है। एक ऐसे घिनौने हिंदुत्व की प्रयोगशाला जिसमें सब लोग नफरत करेंगे। इस कोल्हापुर को भगवान के लिए प्रयोगशाला मत बनने दीजिए। ये जो जातीय दंगले और दंगल और ये जो तमाम राइट्स की बात जो कोल्हापुर में दिखाई देती है, ये कोल्हापुर का कैरेक्टर नहीं था। कोल्हापुर किसी और चीज़ के लिए जाना जाता था। कोल्हापुर माता के लिए जाना जाता था, कोल्हापुर छत्रपति शाहू के लिए जाना जाता था, कोल्हापुर पहलवान के लिए जाना जाता था, कोल्हापुर कोल्हापुरी चप्पल के लिए जाना जाता था, कोल्हापुर सफ़ेद और तांबड़ा रस्से के लिए जाना जाता था, कोल्हापुर की भाषा एकेरी आला करे आलतका गेलतका उसके लिए। अरे कोल्हापुर तो लय भारी था। इस कोल्हापुर को भार मत बनने देना। और ये कोल्हापुर भार बनते जा रहा है। ये आपको कोल्हापुर के लोगों को देखना है कि किसी भी हालत में एक हिंदुत्व की, घिनौने हिंदुत्व की प्रयोगशाला ना बनने देना इस कोल्हापुर को। इस कोल्हापुर को बचाइए, इसकी विरासत को बचाइए। व्याख्यानानंतर अशोक वानखेडे यांनी उपस्थितांच्या प्रश्नांना उत्तरं दिली। यावेळी कॉम्रेड चंद्रकांत यादव, तौफिक मुल्लानी, अशोक पोवार, रमेश मोरे, अभिषेक मिठारी यांच्यासह राजर्षी छत्रपती शाहू प्रेमी नागरिक विचार मंचचे सदस्य आणि नागरिक उपस्थित होते।